बिहार की चुनावी जंग में नीतीश कुमार के नए दांव से भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव प्रचार है, अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। प्रचार के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने अंतिम चुनाव का ऐलान करके खलबली मचा दी। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है, इमोशनल कार्ड है और क्या इसका परिणाम उनके पक्ष में आएगा। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैच की आखिरी गेंद पर सुशासन बाबू ने जोर का बल्ला घुमाया। गेंद हवा में उछली, सीमा पार कर पाएगी या तेजस्वी के हाथों में कैद हो जाएगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये राजनीति की पिच है। यहाँ के नियम कायदे जनता की मर्जी से चलते हैं। लेकिन नीतीश के इस सियासी शॉट की चर्चा जरूर हो रही है। जरा फिर से सुन लीजिए नीतीश का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। दो राय नहीं कि नीतीश ने तुरुप का पत्ता चला है। पहले से तल्ख हो चुके चुनाव में भावुकता का रंग भरना चाहा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? पूरा चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ने वाले नीतीश को एक इमोशनल अपील की जरूरत क्यों पड़ी? तेजस्वी यादव ने तो इस मौके को फौरन लपक लिया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो जमीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। प्रचार के आखिरी दिन, आखिरी वक्त पर नीतीश के इस दाव को लेकर बिहार की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। ये फायर भी कर सकता है तो मिस फायर होने का भी खतरा है। दोनों पक्ष बाजी अपने नाम करने में लगे हैं। चिदम्बरम ने नीतीश को थका हुआ बताकर बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार ने घोषणा की कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, तो उन्होंने प्रभावी रूप से हार मान ली। अंतिम चुनाव वाली चाल उनके प्रदर्शन के आधार पर समर्थन की अपील नहीं है, बल्कि उनकी नाकामियों पर दया की याचिका है। बिहार के लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट क्यों दें जो यदि चुना गया तो पहले दिन से ही सुस्त हो जाएगा। नीतीश ने चुनावी मंचधार में ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जबकि तेजस्वी शुरू से ही उन्हें थका हुआ बताकर खुद को उनके सामने नौजवान चेहरे के तौर पर खड़ा करने की अपील करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे नहीं संभल रहे हैं। वो आप लोगों ने भी देखा, चाहे चमकी बुखार हो, चाहे जल जमाव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे पलायन हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, कारखाने हो, एक तरह से उनका हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने कि भैया हमसे नहीं हो सकता। समुंदर होता तो कारखाने लगाते, रोजगार तो दे ही नहीं सकते हैं। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। नीतीश मजे हुए राजनेता हैं। आखिरी चुनाव के ऐलान का जोखिम और फायदा सब जानते हैं। ऐलान किया है तो गुणा भाग का हिसाब लगाकर ही किया होगा, लेकिन इतना तो तय है कि उनके इस ऐलान से आखिरी दौर के मतदान का एजेंडा जरूर प्रभावित होगा। दाव का दमदार होना और बेकार होना दोनों मुमकिन है। पूर्णिया से रोहित सिंह और पटना से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नीतीश कुमार के ऐलान पर अब जोरदार बयानबाजी भी हो रही है। तेजस्वी और भी हमलावर हो गए हैं, तो जेडीयू कह रही है कि नीतीश के कहने का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व, और आज के उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। नीतीश जी ने
लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक होगा। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा, इसी की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अगर बिहार की जनता क्या पता 2025 में आग्रह और करे कि नहीं आप रहिए, उनको विवश कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो बिहार में अंतिम दौर के लिए कल वोटिंग होगी और उससे पहले ये वार प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर वार का सिलसिला। फिलहाल रुख दिल्ली का। दिल्ली पर कोरोना का वार है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। कोरोना और प्रदूषण दोनों मिलकर दिल्ली वालों को बेहद परेशान कर रहे हैं। आज सुबह एक बार फिर से दिल्ली और दिल्ली के आसपास यानी कि एनसीआर के तमाम इलाकों में हवा में जहरीले धूल कणों का स्तर बहुत खराब पाया गया और बहुत ज्यादा पाया गया और इस कारण से दिल्ली के लोग आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये सुबह की बात है और ये शिकायत अभी भी आ रही है। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर। फिर से गैस चैम्बर बनने लगी दिल्ली। दिल्ली वालों का फूला दम। प्रदूषण से दिल्ली को बचा लो। जी हां, दिल्ली और आसपास रहने वाला हर शख्स परेशान सा है। आंखों में जलन और दम घुटता है। ये इन दिनों देश की राजधानी और आसपास रहने वालों की सजा है। सुबह से दिन तक आसमान में प्रदूषित कणों की हवा की चादर सी छाई रहती है। लोगों का ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में शुक्रवार सुबह इतना स्मॉग था कि लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट तक जलानी पड़ी। दिल्ली का कोई भी इलाका ले लीजिए, सत्ता का केंद्र लुटियन जोन हो या सबसे व्यस्त इलाकों में एक आईटीओ, सराय काले खां हो या बारापुला फ्लाईओवर, स्मॉग का साम्राज्य आपको हर तरफ नजर आएगा। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा में जहर का स्तर कम नहीं हो रहा। लगातार दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। अगर हम इस वक्त की बात करें, ओवरऑल दिल्ली की अगर हम बात करें तो AQI बेहद खतरनाक स्तर पे बना हुआ है और 400 से ज्यादा ये लेवल पे एयर क्वालिटी पहुंच गई है, जो कि बेहद खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर का शायद ही कोई इलाका हो जहां की हवा सांस लेने लायक हो। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद की हवा भी खराब हो चुकी है। हवा में जहरीले कणों को मापने का सूचकांक यानी AQI ज्यादातर इलाकों में सुबह 400 के आसपास दर्ज हुआ, जिसे बहुत खराब माना जाता है। सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 397 था। गुरुवार को 24 घंटे का औसतन AQI 450 दर्ज हुआ। पिछले साल 15 नवंबर के बाद से ये सबसे ज्यादा है, तब AQI 458 था। दिल्ली एनसीआर में PM10 का स्तर भी सुबह 414 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। 100 के नीचे के PM10 को ही सुरक्षित माना जाता है, यानी 4 गुना ज्यादा खतरनाक। चिंता की बात तो ये है कि बहुत जल्द इसमें किसी भी तरह के सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक ऐसे ही हालात रहेंगे। देखिए, हमारे पास जो रात में हवाएं चल नहीं रही हैं, तो सवेरे के टाइम में, सवेरे के समय ये धुंध की स्थिति लगभग बनी रहेगी और जो 1 हफ्ते का फोरकास्ट है उसके हिसाब से हमारे पास इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। हालांकि जो दिन में है हमारे पास, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी, तो उस समय आपके पास धुंध की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। दिल्ली में आम लोगों की जिंदगी प्रदूषण से एक बार फिर से खतरे में आ गई है। हवा में जहर के कण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में रहने वाला हर शख्स उस छोटे से छोटे कदम से पीछे न हटे, जिससे राजधानी की हवा स्वच्छ करने में मदद मिल सके। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और रामकिंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
दिल्ली में जबरदस्त प्रदूषण है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। तो दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर राजनीति बिछड़ गई। दिल्ली सरकार इसके लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर ठीकरा फोड़ रही है कि वहां पर पराली जलाई जा रही है और सरकारें कुछ नहीं कर रही। वहीं बीजेपी इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की साफ तौर पर नाकामी बता रही है। दिल्ली की हवा कौन खराब कर रहा है? क्या पराली जलाने से फैला दिल्ली में जहर? क्या गाड़ियों से बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण? क्या कल कारखानों के धुएं से फैल रहा है जहर? दिल्ली की हवा जब भी खराब होती है चारों तरफ उंगलियां उठने लगती हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों से लेकर दिल्ली और आसपास के हर वाहन और फैक्ट्री मालिक विलेन बन जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण के यही अहम कारण हैं। पराली जलाना, वाहनों से निकलता धुआं, निर्माण कार्य, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और चौथा लेकिन सबसे अहम मौसम का मिजाज। अगर हवा स्थिर हो या उसका रुख पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ हो तो लाजमी है कि पराली जलने से हुआ धुआं वहां से दिल्ली पहुंचेगा। यही वजह है कि जब तक हवा का रुख नहीं बदलता तब तक हालात भी नहीं बदलेंगे। ये सिचुएशन हमारे पास 10 तारीख तक रहेगी। 10 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 15 तारीख तक हमारे पास हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और पूर्वी हवाएं चलेंगी। उससे थोड़ी सी नमी में वृद्धि होगी और जो पॉल्यूटेंट है वो आपके पास डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये भी है, जो आपका पंजाब हरियाणा में बर्निंग है वो थोड़े पीरियड के लिए रुक सकती है, कम हो सकती है। चूंकि कोरोना की वजह से पहले ही सड़कों पर बहुत गाड़ियों का आवागमन ज्यादा नहीं है, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों ने भी पहले की तरह जोर नहीं पकड़ा है, इसीलिए सारा ठीकरा किसानों के पराली जलाने पर ही फोड़ा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों लगातार पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार एक केमिकल का प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि पराली पर इसके छिड़काव से 20 दिन के अंदर वो खाद में तब्दील हो जाती है। इस दिशा में पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने इस बार एक अहम कदम उठाया है। दिल्ली के सारे खेतों के अंदर हम लोगों ने इन पूसा इंस्टीट्यूट ने जो बायोडिकम्पोजर केमिकल बनाया था वो छिड़काव किया। 13 तारीख को छिड़काव किया था, आज 4 तारीख है और आज हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा सारा पराली गल चुकी है, बिल्कुल खाद में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसकी बुआई का काम शुरू हो सकता है यहाँ पे खेतों के अंदर। तो अब दिल्ली के लोगों ने पहली बार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक समाधान दिया है पराली का। केजरीवाल सरकार की तरफ से वाहनों के प्रदूषण को रोकने का नया अभियान छेड़ा गया है। कई अहम चौराहों पर वॉलंटियर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बैनर लिए खड़े रहते हैं। ये लोग लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मानने वाले मानते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गाड़ी ऑफ बंद कर लो। लेकिन कोई देख के बंद करता है या लोग ऐसे ही बस देखते हैं? और काफी लोग करते हैं बंद और कुछ लोग नहीं करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ कोरोना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जबकि कल 66 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना की जबरदस्त लहर। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 6000 से ज्यादा केस। एक दिन में कोरोना से 66 लोगों की मौत। क्या दिल्ली में कोरोना की लहर चल रही है? दिल्ली में कोरोना के मरीज ही नहीं, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कल कोरोना के 6715 नए केस सामने आए।
66 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भी 38,729 हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यही 3 महीने बाद ऐसा हुआ है जब एक दिन में 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली ऐसा शहर है पूरे देश के अंदर, आप 17वें नंबर पे है शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो। कोई भी मेट्रो सिटी जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट है। मुंबई ओवरऑल जो डेथ रेट है दिल्ली का 1.62% है आज तक का। तो बड़े शहरों का 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% है, क्योंकि घनी आबादी है, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और दिल्ली की सभी जिला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली से रुख बिहार का। बिहार की चुनावी जंग के अंतिम पड़ाव में लव जिहाद का मुद्दा भी गरमाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कानून की मांग कर दी तो योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। ये हरियाणा की वही निकिता तोमर है जिसे बीच सड़क गोलियों से भून दिया गया। निकिता हिंदू और आरोपी लड़का मुसलमान। लव जिहाद का नारा उछला और अब वही दाव बिहार चुनाव में भी चला गया। फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लगता है कि लव जिहाद पर और सख्ती बरतनी होगी। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी सख्त कानून लाने की जरूरत होगी। मेरे जैसे लोग, मैं व्यक्तिगत राय कह रहा हूं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भड़बल और पत्र लिख करके भी कहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद को रोकने के लिए कानून, ये सामाजिक समरसता और विकास के लिए जरूरी है, आप लाएं। यूपी की योगी सरकार पहले ही जिहाद को लेकर सख्त एक्शन के मूड में है। खुद योगी ऐलान कर चुके हैं कि लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाएंगे और आरोपी नहीं बचेंगे। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। और ये लव जिहाद नाम की चीज पर कानून से या वैसे रोक लगाना अब लाजमी हो गया है। आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए और इस लव जिहाद को, बच्चियों को बचाने के लिए इसको रोकना आवश्यक है। योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार भी लव जिहाद पर कानूनी चोट की तैयारी में है। घटना भी फरीदाबाद में हुई और जिसके बाद इस सवाल के जवाब तलाशे जाने लगे कि लव जिहाद पर सख्त कानून कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अमेरिका में हुआ 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका का बिग बॉस यानी कि राष्ट्रपति कौन होगा यह अभी तक तय नहीं। कानूनी दांवपेच, आरोप प्रत्यारोप में वोटों की गिनती चल रही है। बाइडेन मैजिक नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में बेचैनी बढ़ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में हो रही देरी के साथ विरोध की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है।
चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहा अमेरिका सड़कों पर है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर धांधली का आरोप हावी हो गया है। इन आरोपों, प्रत्यारोपों और प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पीछे चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन को अब तक 253 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214, यानी बाइडेन व्हाइट हाउस से सिर्फ 17 कदम दूर है। हालांकि दावा दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का है। Election interference from big media, big money and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. It was done for suppression reasons, but instead there was a big red wave. This country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. जीत के दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी किसी को जीत नहीं मिली है। सबकी निगाहें अमेरिका के 4 राज्यों पर टिकी हैं, जिनकी गिनती से तय हो जाएगा कि सबसे ताकतवर देश का बिग बॉस कौन होगा। उन 4 राज्यों में पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया है, जिनको रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, जबकि नेवाडा और एरिजोना को डेमोक्रेटिक पार्टी का। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं और जॉर्जिया में 16, नेवाडा में 6 और एरिजोना में 11। अब अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपने प्रभुत्व वाले नेवाडा और एरिजोना जीत जाते हैं तो उनके पास 253 और 17 वोट जोड़कर 270 हो जाएंगे, जो कि जीत का जादुई आंकड़ा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, ट्रंप का आत्मविश्वास डगमगाता दिख रहा है। वो नतीजों के खिलाफ मुकदमा ठोक रहे हैं। मिशिगन और जॉर्जिया में उनकी अपील खारिज भी हो चुकी है, तो उधर बाइडेन का खेमा संयम और सतर्क नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।